हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे प्रदूषण के बारे में। और प्रदूषण में पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। चलिए पढ़ते हैं प्रदूषण के बारे में। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आप आधा अधूरा ज्ञान न लेकर पूरा ज्ञान ले पाएं। और अगर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको कोई परेशानी का या दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलो शुरू करते हैं। प्रदूषण को पढ़ने से पहले हम अपशिष्ट संदूषण और प्रदूषण से क्या तात्पर्य है हम उसको जानेंगे। देखिए, अपशिष्ट संदूषण और प्रदूषण से हमारा क्या तात्पर्य है उसका हम परिभाषा देखेंगे। तो हम देखो, अपशिष्ट प्रदूषण और प्रदूषण से हमारा क्या तात्पर्य है वो देखेंगे। हम इसमें उपयोग किए जाने वाले मूल शब्दों के बारे में स्पष्ट रूप से जान ले। हम उन्हें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भों में परिभाषित करेंगे। देखो, अपशिष्ट क्या होता है। अपशिष्ट एक ऐसी चीज है जिसकी हमें अब आवश्यकता नहीं है और फेंकना चाहते हैं, जो कुछ किसी प्रक्रिया के अंत में बच जाता है, वह भी क्या है, अपशिष्ट है। उदाहरण के लिए देखते हैं अपशिष्ट में क्या होता है। जब एक चीनी कारखाने में गन्ना संसाधित होता है, मतलब जब गन्ना संसाधित होता है तो बगास अपशिष्ट के रूप में रह जाता है। वातावरण में एक अवांछित घटक संदूषक की उपस्थिति संदूषण है। हम संदूषण के लिए प्रदूषक शब्द का भी उपयोग करते हैं। तो अवशिष्ट का अर्थ है कि जैसे फैक्ट्री में है ना, किसी गन्ना, जैसे गन्ना फैक्ट्री में है तो वहां पर जो गन्ने का जो बच जाता है, क्या जिसे बगास या बगाश कहते हैं, उसे अपशिष्ट कहते हैं। और वातावरण में जो अवांछित घटक है उसे संदूषण कहते हैं, या है ना, उसे प्रदूषक शब्द का भी उपयोग करते हैं। तो प्रदूषण पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की, देखो प्रदूषण का डेफिनेशन है। प्रदूषण क्या है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिकी और जैविक घटकों का इस हद तक संदूषण है कि सामान्य पर्यावरणीय प्रक्रिया भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाए। अब प्रदूषण क्या है। अब पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का बात किया जा रहा है। तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक रूप से और जैविक रूप से क्या हो, संदूषण है। इस प्रकार है, देखो सामान्य जो पर्यावरणीय प्रक्रिया है, जिस प्रकार जो इन्वायरमेंट एक्टिविटीज हैं, जो प्रोसेस है वो चल रही है, उस पर क्या है, एक प्रतिकूल प्रभाव डालें उसे प्रदूषण कहते हैं। तो अपशिष्ट संदूषण और प्रदूषण पर ध्यान देने के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं। अपशिष्ट में प्रदूषण पैदा करने वाले संदूषक हो सकते हैं। अपशिष्ट क्या है, अब अपशिष्ट है, बच गया है ना, इस्तेमाल हो गया है, वो बच गया है, वो क्या कर सकते हैं, संदूषक पैदा कर सकते हैं। इस टाइप के भी होते हैं। सभी अपशिष्ट खराब नहीं है। पेड़ों से गिरने वाले पत्तियां कई जीवों का भोजन है ना। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां भी अपशिष्ट है। अब क्या है, पेड़ में नहीं रह गया, पेड़ से नीचे गिर गया, मतलब क्या हो गया, वो अपशिष्ट हो गया। तो कुछ अपशिष्ट क्या है, संदूषक का रूप ले लेती है, और कुछ अपशिष्ट क्या है, एक खराब भी नहीं होती है। सभी अपशिष्ट क्या है, खराब नहीं होते हैं। जैसे पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां क्या है, कई जीवों का भोजन है। असल में प्रकृति में कोई वास्तविक अपशिष्ट नहीं है, क्योंकि सबका पुनर्चक्रण होता है। मतलब जितने भी अपशिष्ट हैं, है ना, जितने भी बचे हुए चीज हैं, प्रोसेस के बाद जो बचे हुए चीज हैं, है ना, जो बच जाते हैं,
उसका क्या है, पुनर्चक्रण हो जाता है, मतलब उसका क्या है, पुनर्चक्रण हो जाता है। जैसे जैसे किसका, पत्तियों का पुनर्चक्रण हो जाता है। और जो एक व्यक्ति के लिए बेकार है, किसी और के लिए एक उपयोगी चीज हो सकती है ना। किसी व्यक्ति के लिए बेकार चीज है, अब उसको, अब कोई दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, उपयोगी चीज हो सकती है। यदि उपयुक्त समय दिया जाए और छेड़छाड़ न किया जाए तो प्रकृति कई प्रदूषकों को अवशोषित कर सकती है। उदाहरण के लिए समय के साथ मिट्टी दूषित पानी को साफ कर सकती है ना। मिट्टी क्या कर सकती है, दूषित पानी को साफ कर सकती है वाटर साइकिल के थ्रू, या मिट्टी साफ कर सकती है ना, कचरे को या प्रदूषक को अवशोषित कर। तो यह प्रकृति की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं का हिस्सा है। औद्योगिक क्रांति और बाद में अत्यधिक आर्थिक विकास होने के बाद हम इतनी अधिक तेजी से अपशिष्ट और संदूषक पैदा कर रहे हैं कि प्रकृति अपनी विक्षेपण, विघटन, पुनर्चक्रण, भंडारण की सामान्य दर से उन्हें हानि रहित रूप से नहीं संभाल सकती। इसलिए अपशिष्ट प्रदूषण का कारण बनता है। औद्योगिक क्रांति मतलब औद्योगिक जितने भी है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हो गया है कि अपशिष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे प्रकृति क्या है, उसे पुनर्चक्रण करने में, उन अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने में देर हो, मतलब पुनर्चक्रण नहीं कर पा रही है ना, संभाल नहीं पा रही है। तो इसलिए अपशिष्ट क्या है, एक प्रदूषण का रूप ले रहा है। कई आधुनिक प्रदूषक जैसे प्लास्टिक कचरा दिखते हैं, है ना, प्रदूषक है, जैव अपघट्य नहीं है और पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत लंबी समय तक बने रहते हैं। प्लास्टिक क्या है, जैव अपघट्य नहीं है। प्लास्टिक क्या है, वो पुनर्चक्रण के रूप में कार्य नहीं करता है, वो बहुत लंबे समय तक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, बने रहता है। मानव गतिविधि में वृद्धि के साथ प्रदूषक सीमाओं को पार कर रहे हैं और पूरी दुनिया में प्रदूषण का कारण बन गए हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, समुद्र तट पर फेंकी गई प्लास्टिक का हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच समुद्र कूड़े के रूप में अंत होता है। हम जैसे हम प्लास्टिक का, जहाँ हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, वह प्लास्टिक क्या करता है, प्लास्टिक धीरे धीरे क्या है, समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, है ना, समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं और समुद्र तट से धीरे धीरे समुद्र के बीच में या समुद्र के किनारे क्या हो जाता है, एक कूड़े के रूप में जमा हो जाता है। हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो कैसे पहुंच जाता है, हम नदियों के थ्रू समुद्र में पहुंच जाता है, समुद्र में, है ना, नदियों के थ्रू। अब बारिश में, बारिश में क्या है, बारिश में क्या हो जाता है, हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो नाले के थ्रू नदियों में जाता है। अब नदियों के थ्रू क्या जाता है, नदी सागर से मिले हुए हैं तो सागर के थ्रू क्या, सागर, हम नदियों के थ्रू सागर में प्रवेश हो जाता है क्या, अपशिष्ट। जैसे प्लास्टिक है, दूर फेंक देने से दूर कुछ नहीं जाता। जो हम फेंक फेंक देते हैं वह अंततः किसी और रूप में हमें परेशान करने के लिए वापस आ जाती है ना। दूर फेंक देने से इसका अर्थ क्या है कि जैसे हम दूर फेंक दिए, है ना, किसी दूर फेंक दिए, है ना, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को दूर फेंक दिया मतलब समुद्र में फेंक दिए। अब समुद्र जीव को वहां पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, बिगड़ रहा है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, उससे कहीं ना कहीं मानव और जीवों को क्या हो जा रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, शोर को अवांछित ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। अवांछित ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। बेशक लोगों को शोर की परिभाषा एक दूसरे से भिन्न होती है ना, शोर, आवाजें,
उदाहरण के लिए तेज संगीत कुछ के लिए मजेदार और दूसरों के लिए भयानक सुर है ना। किसी के लिए क्या है तेज संगीत सुनना, है ना, किसी के लिए अच्छा मजेदार लगता है और दूसरे के लिए किसी किसी के लिए भयानक लगता है। लेकिन कुछ आवाजें हैं जैसे कि विमान की ध्वनि को ज्यादातर लोग शोर के रूप में स्वीकार करते हैं। विमान की ध्वनि, है ना, गाड़ी मोटर की ध्वनि क्या है, ज्यादातर लोग क्या है शोर के रूप में स्वीकार करते हैं। एक सीमा से परे शोर प्रदूषण का एक रूप बन जाता है। एक सीमा के परे क्या है शोर क्या है एक प्रदूषण का रूप बन जाता है। अगर किसी भी चीज को सीमा से परे किया जाए, है ना, तो हानिकारक होती है। तो ध्वनि भी क्या होती है एक सीमा तक ही उचित है, और अगर सीमा से पार हो गया तो वो प्रदूषण का रूप ले लेती है। तो आधुनिक समाज में क्या हम जो शोर सुनते हैं वो ज़्यादातर मानव गतिविधि से आता है ना। मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जितने भी गतिविधियां किया जाता है उससे ज़्यादातर शोर होती है। जैसे परिवहन क्षेत्र का बात करते हैं तो विमान है, ट्रेन है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, कार है, तीन पहिया वाहन है जैसे ऑटो है, और मोटरसाइकिल का शोर में अधिकतम योगदान है ना। औद्योगिक और निर्माण मशीनरी जैसे कारखाने के उपकरण है ना, जैसे मशीन्स है बहुत आवाजें करती है। जनरेटर है, ढेर चालक है, वायु अभ्यास है ना। वायु अभ्यास मतलब एरोप्लेन्स है, उनका अभ्यास करना, ट्रेनिंग करना, सड़कों में रोलर्स का चलना, के उपकरण इसी प्रकार के उपकरण क्या है प्रदूषण का कारण बनते हैं, क्योंकि ये तेज आवाज करती है। तेज आवाज क्या है एक हानिकारक है ना कानों के लिए। तो विशेष समारोह, पॉप संगीत प्रदर्शन के दौरान लाउड स्पीकर से उच्च ध्वनि, है ना। अब किसी समारोह का बात करते हैं तो वो पॉप संगीत प्रदर्शन के दौरान लाउड स्पीकर से उच्च ध्वनि, है ना। शादी का रिसेप्शन, धार्मिक त्योहार, सार्वजनिक बैठकें, पटाखे फोड़ना आदि। औद्योगिक समाजों और शहरों में हर जगह ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है ना। हम देखते हैं। अब ध्वनि को कैसे मापा जाता है वो देखते हैं। सबसे धीमी आवाज जो हमारे कान सुन सकते हैं उसे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सबसे धीमी आवाज जो हमारे कान सुन सकते हैं, सबसे धीमी आवाज जो न्यूनतम आवाज है जो हमारे कान सुन सकते हैं उसे क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, टी हो जाए। हमारे सुनने की क्षमता के बारे में उल्लेखनीय तथ्य यह है, सबसे तीव्र ध्वनि जिसे हमारे कान बिना किसी शारीरिक क्षति से पीड़ित हुए सुरक्षित रूप से सुन सकते हैं वह टीओएस से 1 अरब गुना अधिक तीव्र है। मतलब क्या है, हम जो बिना मतलब हमारे शरीर को शारीरिक क्षमता, हमारे शरीर को बिना इफेक्ट किए वो हम सुन सकते हैं, वो कौन सा है टीओएच, है ना। टीओएच जो न्यूनतम ध्वनि है हम सुन सकते हैं, है ना। सबसे कम आवाज जो हम सुन सकते हैं उससे 1 अरब गुना, 1 अरब गुना क्या है तीव्र ध्वनि को हम सुन सकते हैं बिना किसी शारीरिक नुकसान के। इतनी बड़ी श्रवण सीमा को देखते हुए ध्वनि मापक का रैखिक स्तर उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए हम ध्वनि की तीव्रता को पावर ऑफ 10 के आधार पर मापते हैं। पावर ऑफ 10 के आधार पर मापते हैं, जिसे आमतौर पर लघुगणकीय पैमाने के रूप में जाना जाता है। इसकी मापने की इकाई डेसिबल है। देखो ध्वनि को किससे मापा जाता है डेसिबल से मापा जाता है, और टीओएच का माप 0 डेसिबल होता है। टीओएच जो न्यूनतम ध्वनि है उसका माप क्या होता है 0 डेसिबल होता है। 10 डेसिबल का मतलब ऐसी ध्वनि जो टीओएच से 10 गुना अधिक तीव्र हो, है ना। ये टीओएच है। टीओएच का अर्थ क्या होता है न्यूनतम ध्वनि 0 डेसिबल।
और जो 10 डेसिबल है वो TOS से 10 गुना अधिक है। मतलब 10 है, 10 डेसिबल क्या है, मतलब जो TOS कितना है, 0 डेसिबल है। अब उसे 10 डेसिबल कहते हैं, तो उसे 10 डेसिबल का मतलब क्या है, ध्वनि का जो TOS से 10 गुना अधिक तीव्र है। उसी प्रकार 20 डेसिबल का मतलब है कि ध्वनि की तीव्रता 10 डेसिबल से 100 गुना अधिक है। देखो TOH क्या है, 0 डेसिबल है, इससे 10 गुना अधिक 10 डेसिबल है, 10 गुना अधिक है ना। 10⁻⁻1, 10 डेसिबल मतलब क्या है, इसे नाउ 10⁻1 है। उसी प्रकार हम जानेंगे उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जैसे 20 डेसिबल है, 20 डेसिबल मतलब 10⁻², मतलब क्या हो गया, 10⁻² मतलब 10 × 10 100 है ना। TOH क्या है, 0 डेसिबल है, TOH 0 डेसिबल, 10 डेसिबल मतलब 10⁻1, 20 डेसिबल मतलब 10⁻²। उसके बाद 30 डेसिबल 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ में 1000 गुना अधिक होगी। और यही क्रम चलता रहेगा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई ध्वनि एक और ध्वनि की तुलना में 10x अधिक तीव्र है तो उसके ध्वनि स्तर कम तीव्र से 10x अधिक डेसिबल है। आया समझ में डेसिबल। शोर के लिए सुरक्षित सीमा क्या है, इसका उत्तर डीबी मतलब डेसिबल स्तर और सुनने की अवधि दोनों पर निर्भर करता है। एक बड़े पटाखे 140 डेसिबल के, है ना, दिए आपके बहुत पास फटने से आपकी सुनने की शक्ति स्थायी रूप से खराब हो सकती है। अगर कोई फटाका है 140 डेसिबल का है, अगर वो फटता है आपके अगर पास फटता है तो क्या हो सकता है, आपकी जो सुनने की शक्ति है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। आप 91 डेसिबल, डीबी मतलब डेसिबल है, यहाँ पर ध्यान रखें, डेसिबल का शोर 2 घंटे के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। देखो आप 91 डेसिबल का शोर क्या है, 2 घंटे के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। 91 डेसिबल मतलब क्या है, 10⁻, इस प्रकार 10⁻91, इतने डेसिबल का आप क्या करते हैं, 2 घंटे तक क्या कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप 2 घंटे तक सुन सकते हैं 91 डेसिबल की आवाज को। जबकि 100 डेसिबल से 15 मिनट सुनने में ही नुकसान हो सकता है। अगर 100 डेसिबल का आप आवाज सुन रहे हैं तो 15 मिनट में ही नुकसान हो सकता है आपके कान को। यदि यह 112 डेसिबल स्तर तक चला जाता है तो नुकसान सिर्फ 1 मिनट में ही हो सकता है। उसी प्रकार 85 डेसिबल के शोर के संपर्क में लंबे समय तक आने से श्रवण शक्ति कम हो सकती है। अगर 85 डेसिबल क्या है, वो लंबे समय से आ रहा है ना आपके कान में, तो आपको सुनने की शक्ति क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अब डीबीए क्या है, तीव्रता के अलावा शोर की आवृत्ति या पिच भी निर्धारित करती है। देखो शोर की फ्रीक्वेंसी है ना, वो भी निर्धारित करती है, वह हानिकारक है या नहीं। डेसिबल ए, डीबीए मतलब क्या है, डेसिबल ए नामक एक संशोधित माप स्तर पिच को ध्यान में रखता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक समय तक 80 से 90 डेसिबल डीबीए के ध्वनि स्तर को है ना, सुनता होता है, तो श्रवण हानि शुरू हो जाती है। 140 से डीबीए का स्तर दर्दनाक है, 180 डीबीए किसी व्यक्ति को मार भी सकता है।
देखो 140 dBA क्या है, किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, मार भी सकता है। अगर कोई व्यक्ति 180 dBA किसी व्यक्ति को मार भी सक सॉरी 180 dBA क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को मार भी सकता है। अगर आप 180 dBA प्रति मतलब सुनते हैं तो आप मर भी सकते हैं, इस प्रकार है। इसलिए आप देखेंगे कि हवाई अड्डे के रनवे कर्मचारियों ने कानों की सुरक्षा के लिए उपकरण पहने होते हैं। मतलब हवाई अड्डे में क्या होते हैं, कान की सुरक्षा के लिए क्या हो उपकरण पहने होते हैं कान में। अब ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं वो देखते हैं। शोर हमें परेशान कर सकता है ना, परेशान करता ही है। हमें तनाव को बढ़ा सकता है, टेंशन बढ़ाता है। शोर क्या करता है, नॉइज क्या करता है, हमारे टेंशन को बढ़ाता है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जोर से या लंबे समय तक होने वाला शोर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बन सकता है। अगर जोर से या जोर से है ना लंबे समय तक अगर शोर होता है उस जगह कहीं पर भी आप रहते हैं, तो आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तीखे और तीव्र शोर से कान के कॉक्लिया में मौजूद महीन बालों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इन बालों की कोशिकाओं का कंपन श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक संचारित होती है। इन बालों की कोशिका क्या जाती है, श्रवण तंत्रिका, मतलब जो सुनने वाली तंत्रिका है वो मस्तिष्क तक संचारित होती है। चूंकि मानव शरीर क्षतिग्रस्त जो बालों की कोशिकाओं को प्रतिस्थापित नहीं करता है, लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से स्थायी श्रवण शक्ति, देखो स्थायी जो श्रवण शक्ति है, श्रवण है और जो सुनने की शक्ति है उसमें क्षति हो सकती है, कमी हो सकती है। शोर क्या है, स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का कारण बन सकता है ना। नॉइज पॉल्यूशन क्या हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार की समस्या पैदा कर सकता है। किस प्रकार की, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना, आँख की पुतली का फैलाव होना, मांसपेशियों का संकुचन होना, माइग्रेन या सिर दर्द होना, मतली होना, चक्कर आना, पेट का अल्सर, रक्त वाहिकाओं का संकुचन आदि। इस प्रकार अगर आप शोर एरिया में रहते हैं, नॉइज पोल्यूशन एरिया में रहते हैं, तो इस प्रकार की आपको समस्या देखने को मिल सकती है अगर ज़्यादा डेसिबल वाले एरिया में रहते हैं तो। जानवर भी शोर से प्रभावित होते हैं, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में। जहाँ सामान्य शोर का स्तर कम होता है, पशुओं को निम्नलिखित पीड़ा हो सकती है। जैसे श्रवण श्रवण हानि हानि हो सकती है, सुनने की शक्ति में उनको हानि हो सकती है, जो शिकारियों से बचने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकटों और अन्य संकटों को सुनने की क्षमता का नुकसान हो सकता है। हृदय गति और श्वसन में वृद्धि और सामान्य तनावपूर्ण प्रतिक्रिया हो सकती है। जानवरों में भी व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अपने क्षेत्र का परित्याग भी कर सकते हैं जानवर। हम प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, देखो अच्छा तरीका है कम शोर उत्पन्न करना, है ना। सबसे अच्छा तरीका है कि शोर कम करो, नॉइज पॉल्यूशन कम करो। तो हम अपनी मशीनरी और अन्य प्रणालियों को नया स्वरूप दे सकते हैं ताकि वे कम शोर पैदा करें, है ना। जितने भी मशीन्स हैं, है ना, नए अन्य प्रणालियाँ हैं, अन्य मशीन्स हैं, है ना, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं उनके शोर को। खुद को बचाने के लिए ध्वनि रोधक ढाल बना सकते हैं। शोर अवशोषित करने वाली सामग्री, ईयर प्लग लगा सकते हैं कानों में, ईयरफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, खुद को अगर बचाया जा सकता है ना, बचाने के लिए। भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है, शहरों में शोर का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रहा है। अधिक शक्तिशाली साउंड सिस्टम, सार्वजनिक बैठकें, त्योहार, शादी शादी के रिसेप्शन है, पॉप संगीत के कार्यक्रम है, टीवी की आवाजें हैं, वाहनों के हॉर्न हैं, सामान्य ट्रैफिक का आवागमन है आदि सभी तीव्र होते जा रहे हैं। अगर कोई है ना शहर में रहते हैं तो शहर में रहते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, गाड़ी मोटर ट्रैफिक वाहन, ना इस प्रकार का ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, 1980
और 1990 के दशक में भारत में कई अदालतों ने उद्योग द्वारा शोर की उत्पत्ति, पटाखे, बिजली के हार्न आदि को प्रतिबंधित करने के फैसले सुनाए थे। अंत में 2000 में भारत सरकार ने दो शोर का क्या किया, नियंत्रण नियमों को अधिसूचित किया, जिसे 2010 में संशोधित किया गया था। भारत में शोर नियंत्रण नियम क्या है? नॉइज पॉल्यूशन का नियंत्रण या कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है, उसका नियम किस प्रकार, नियम कौन कौन सा है भारत में? तो भारत में शोर नियंत्रण नियम 2000 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शोर नियंत्रण नियम अधिसूचित किया। दो प्रकार के शोर मानक निर्धारित हैं, परिवेश के शोर का स्तर और विशिष्ट प्रकार के मशीनरी उपकरण पटाखों के लिए शोर की मानक सीमा। नियम शोर के स्तर को नियंत्रित करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में देखो, ये नियम क्या करते हैं, शोर को मतलब नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है, इंडस्ट्री एरिया है, तो उसमें 75 डेसिबल का होना चाहिए। व्यावसायिक एरिया है, उसमें क्या 65 डेसिबल का होना चाहिए। और आवासीय क्षेत्र है ना, तो उसमें 55 डेसिबल का होना चाहिए। ये क्या है, कंट्रोल करने का तरीका है, नियम बनाया गया है। स्कूलों, अदालतों, अस्पतालों आदि के पास 100 मीटर में मौन क्षेत्र की स्थापना की गई है। स्कूल, अस्पताल है ना, कोई कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, उसको 100 मीटर के आसपास क्या है, शोर न उत्पन्न होने के लिए निर्धारित किया गया है, नियम बनाया गया है। नियम निर्दिष्ट करते हैं कि नियम बताते हैं कि किसी भी प्राधिकारी द्वारा रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुमति प्राप्त करने के बाद भी ध्वनि का स्तर शोर नियमों के निर्धारित सीमा के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई भी प्राधिकारी है ना, कोई अधिकारी है, तो 10 शाम रात को 10 बजे के बाद क्या नहीं, क्या जैसे शोर होता है ना, रात के 10 बजे के बाद शोर नहीं होना चाहिए। और सुबह से 6 बजे से पहले, सुबह के 6 बजे से पहले मतलब 6 बजे के बाद किया जा सकता है ना, तो 6 बजे से पहले नहीं किया जा, शोर नहीं किया जाता। मतलब 10 बजे से 6 बजे तक प्राधिकारी द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है, अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर अनुमति दे भी दिया जाए तो अनुमति दे भी दिया जाए तो शोर को एक पर्टिकुलर क्या है, रेंज के अनुसार ही कंट्रोल करके किया जा सकता है। जनवरी 2010 में नियमों के लिए किए गए संशोधन निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करते हैं, है ना। पहला है, रातों को शांतिपूर्ण बनाने पर जोर दिया जाए गया है। रात का समय परिभाषित किया गया है 10 से 6 बजे सुबह तक, है ना। और हार्न, शोर उत्पन्न करने वाले निर्माण उपकरण, पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा है, सार्वजनिक स्थान को परिभाषित किया गया और सार्वजनिक स्थान पर आने वाले पीए प्रणाली आदि की ध्वनि के स्तर को नियंत्रित करना होगा, ताकि इसकी गतिविधि से उत्पन्न होने वाले शोर, है ना, 10 खरब से अधिक नहीं होगा। इसी तरह व्यक्तिगत आवासों में रहने वाले लोगों को संगीत आदि की ध्वनि को प्रतिबंधित रखना है, ताकि इससे उत्पन्न होने वाले जो शोर है 5 dBi से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकार को पहले से ही एक वर्ष में निश्चित दिनों की संख्या 15 से अधिक नहीं है और विवरण निश्चित करना होगा। पीए सिस्टम के उपयोग के लिए 2 घंटे की अतिरिक्त छूट है। रात 10 बजे से 12 बजे तक आधी रात दी जाएगी। ये संशोधन समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप है। राष्ट्रीय प्रवेश शोर निगरानी नेटवर्क भी स्थापित किया जा रहा है।
पटाखों के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के क्या आदेश हैं? पटाखा क्या है, शोर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, शोर उत्पन्न करने में। तो पटाखों को भी एक प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। 2015 में 4 शिक्षकों सभी की आयु 6 से 14 महीने के बीच द्वारा दायर की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वायु और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिवाली के दौरान 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पटाखे फोड़ने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। 2018 में न्यायालय ने क्या किया, पटाखों पर और आदेश जारी किए। दिवाली के दौरान 2 घंटे तक और क्रिसमस और नए साल पर आधी रात से 30 मिनट 2018 तक पटाखे फोड़ने की अनुमति है ना, इस प्रकार है। पटाखे पेट्रोलियम और विस्फोट सुरक्षा संगठन पीएसओ, जिसे पेसो कहा जाता है, विश्व है ना, द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। पटाखे क्या है, पेट्रोलियम और विस्फोट सुरक्षा संगठन द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। पीसो क्या है, केवल कम उत्सर्जन वाले हरित पटाखे और कम शोर वाले पटाखों को ही मंजूरी देगी। पीसो सीरा, पारा, लिथियम और आर्सेनिक जैसे प्रतिबंधित रसायनों की जांच करेगी। पटाखे में बेरियम के तत्वों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदूषण के अन्य रूप भी हैं, और भी रूप हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। सभी आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ईएमएफ जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सबसे आम और तेजी से बढ़ते हुए पर्यावरणीय प्रभाव वाले तत्व हैं, जिसके बारे में चिंता फैल रही है और विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सभी लोग अब ईएमएफ की भिन्न डिग्री और स्तरों के संपर्क में हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ इसकी वृद्धि जारी रहेगी। मोबाइल फोन और टावर ईएमएफ का सबसे आम स्रोत हैं। आयनकारी विकिरण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आयनकारी विकिरण जिसे आयनाइजिंग या रेडिएशन भी कहते हैं, हमेशा मानव पर्यावरण का एक हिस्सा रहा है। पृथ्वी में मौजूद प्राकृतिक रेडियोधर्मी स्रोत और ब्रह्मांडीय विकिरण, कॉस्म रेडिएशन जिसे कहते हैं, के साथ साथ मानव निर्मित स्रोत भी आयनिक विकिरण के हमारे निरंतर संपर्क में योगदान देते हैं। पर्यावरणीय रेडियोधर्मी प्रदूषण, परमाणु हथियारों के प्रशिक्षण, परमाणु अपशिष्ट अपवहन, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटनाएं तथा रेडियोधर्मी स्रोतों के प्रवाहन, भंडारण, हानि और दुरुपयोग से उत्पन्न हुआ है। हालांकि इसके प्रभाव से अनेक प्रकार के जोखिम जुड़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य, उद्योग और विज्ञान के में जो परमाणु अनुप्रयोगों के विकिरण से होने वाले लाभ भी अच्छी तरह से स्थापित हैं। उसी प्रकार देखते हैं परावैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। परावैंगनी विकिरण क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूर्य द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है ना। यूवीआर परावैंगनी विकिरण की छोटी मात्रा लोगों की विटामिन डी के उत्पादन के लिए आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक समय तक इसके संपर्क में रहने से त्वचा, आंख और प्रतिरक्षण प्रणाली पर तीव्र और स्थायी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। Thanks for watching video. Like, share, comment, subscribe and press the bell icon. धन्यवाद।